चेक करना है कि भाई क्या हमारी वेबसाइट 404 एरर जनरेट तो नहीं कर रही। अब आप देखें ये जो 404 एरर जनरेट हो रही है इसमें आपका क्या रोल है? कोई रोल है? एसईओ वाले बंदे का तो कोई रोल नहीं है ना इसमें रोल किसका है? मतलब अगर 404 एरर्स आ रहे हैं तो रीजन क्या है इसकी हाँ इसका मतलब कि वो डेवलपर की साइड से है और क्लाइंट की साइड से है। मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि भाई स्टार्स एकेडमी वालों का एक बटन बना हुआ था मेन पेज के ऊपर, गेट एडमिशन नाउ, ठीक है? तो लाजमी बात है ये किन दिनों में होगा? जिन दिनों में एडमिशंस ओपन होंगे। तो जैसे ही एडमिशंस क्लोज हुए तो उन्होंने क्या किया, वो यूआरएल ही डिलीट कर दिया वहां से, बजाय इसके कि वो हाइपरलिंक डिलीट करते उन्होंने यूआरएल डिलीट कर दिया। तो अब वो पहले तो था वहां पर, अब वो जैसे ही गेट एडमिशन पे क्लिक करते हैं तो क्या आएगा? 404 एरर जनरेट होगा। और अगर आप ये नोट कीजिएगा, इसको ऑब्जर्व भी कीजिएगा आज के बाद जाकर, तो 404 के जब एरर आ रहे होते हैं तो कई डेवलपर्स ने इसका कलरफुल पेज भी बनाया होता है और कई बिल्कुल सिंपल पेज होता है। मतलब कई लोग तो खुद से ही बनाते हैं कि भाई हो सकता है ऐसा पॉसिबल है कि कभी जनरेट हो जाए, तो वो पूरा पेज डिजाइन करते हैं, उसके ऊपर उनके कंपनी का नाम, लोगो, पेज बिल्कुल वैसा ही होता है, लेकिन उसके ऊपर मैसेज क्या आ रहा होता है? 404। यानी ये वाला पेज भी हम डिजाइन करवाएंगे डेवलपर से। इसके अलावा एक और में जैसे क्लिक किया उसके बाद एरर आएगा, ये 404 तो पूरी स्क्रीन पे आ गया, एक जूम आउट करना पड़ता है, बिल्कुल ऊपर एक छोटी सी लाइन लिखी होती है, जैसे एक प्रोसेस नहीं होगा, इट्स नॉट प्रोसेसिंग एट दिस टाइम। वो तो इंटरनेट का इशू होगा ना, इंटरनेट का इशू होगा, ठीक है? वो भी ठीक नहीं है। वो कौन सा एरर है वो मैंने देखा नहीं है, कभी देखा तो मैं आपको उसको और थोड़ा सा बताऊं कि आप किस एरर की निशानदेही कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन बेसिकली जब भी कोई चीज एक्सेसिबल नहीं होगी तो वहां पर 404 ही आएगा, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम क्या करेंगे भाई, हम ना 404 एरर ला रहे हैं और ना ही शायद हम रिमूव कर पाएंगे इन्हें, लेकिन हम इन्हें आइडेंटिफाई करेंगे एज ए एसईओ एक्सपर्ट। हम इन्हें आइडेंटिफाई करेंगे और डेवलपर को बताएंगे कि भाई आपकी जो वेबसाइट है इसके ऊपर 404 एरर्स हैं, आप काइंडली इन्हें रिमूव करें। नो डाउट इन्हें रिमूव करना कोई मुश्किल काम तो नहीं होगा ना। मतलब अगर आप एसईओ कर रहे हो, जैसे हमने कहा भी पहले वेबसाइट एसईओ सीख लेते हैं, एडिट सीख लेते हैं, तो जब हमने HTML सीख ली हुई है तो हमें पता है कि एक हाइपर लिंक है जिस पे क्लिक करते हैं तो 404 आता है, ऐसे ही है ना? तो हम क्या करेंगे फिर जाकर, दो ऑप्शन है ना, देखें 404 एरर जनरेट होने की एक ये वजह डिलीट हो गया, एक वजह और भी हो सकती है, रीनेम हो गया। ये भी तो हो सकता है ना कि हाइपर लिंक में उसका नाम था कुछ और, बाद में उन्होंने जाकर उस फाइल का नाम चेंज कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि बोथ एंड पे नाम चेंज नहीं हुआ हुआ। तो अब हम देखेंगे, पहले जाकर ये देखेंगे कि भाई इस पर क्लिक करते हैं तो कहां जाता है, फिर हम देखेंगे उससे सिमिलर फाइल है, या हम कंसल्ट करेंगे डेवलपर से, या हम कंसल्ट करेंगे क्लाइंट से कि जनाब ये एरर आने लगा हुआ है, आपने कोई चेंज करवाई है इसमें से, या हम इस हाइपरलिंक को रिमूव कर दें। क्योंकि हमने सबसे पहले ये काम करने हैं, शुरू में ये काम होने हैं, जिसको मैं कहता हूं ना एसईओ ऑडिट। तो शुरू में हमें ये आइडेंटिफाई, हो सकता है कि किसी वेबसाइट पे ये ना हो, और हो सकता है किसी वेबसाइट में ये बहुत ज्यादा तादाद में हो। तो इसका मतलब क्या होगा कि इन चीजों को हमें चेक करना है। अब ये कैसे चेक होगा? मिसाल के तौर पर एक वेबसाइट है, उसके अंदर टोटल 1000 पेजेस हैं, अब उसके जो 404 एरर्स आ रहे हैं वो 400 हैं। अब ये तो बड़ा मुश्किल काम है भाई, एक एक करके ढूंढना, कैसे ढूंढना इनको, कहां कहां एरर आ रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास टूल्स हैं, और ये ऑनलाइन फ्री टूल्स ही हैं जिनसे ये 404 का एरर आइडेंटिफाई होगा। घर में जाकर आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, कंप्यूटर पे बैठ जाएं, हर वेबसाइट का नाम लिखें, जब मैं अभी तरीका बताऊंगा, और जाकर देखेंगे क्या इसमें 404 एरर आ रहे हैं। खासतौर पर आपको ऐसा लग रहा हो कि कोई वीक वेबसाइट्स है, उनके यूआरएल लिखकर देखो, ठीक है? अच्छी वेबसाइट, वीक का मतलब आपको लग रहा होगा यार इसकी तो एसईओ नहीं हुई हुई, मतलब जिसकी एसईओ ना हुई हो तो उसके चांसेस है ना कि ये चीजें होंगी। अच्छा, अब इसको हमने चेक कैसे करना है? ये हमारे पास 3-4 टूल्स आ रहे हैं, और आपने कभी भी एक टूल से चेक नहीं करना, एक से ज्यादा टूल से चेक करना है। यानी पहले एक दफा चेक करना है एक टूल से, फिर उसी चीज को चेक करना है दूसरे टूल से। तो ये वाली जो फाइल है 404 की, शायद मैंने शेयर की हुई है आपसे, है ना? की हुई है ना? तो इस पर क्लिक करेंगे, एक लेदर साइट खुल जाएगी, इस पर क्लिक करेंगे Ahref की वेबसाइट खुल जाएगी, इस पर क्लिक करेंगे डेड लिंक चेकर के नाम से एक और वेबसाइट खुल जाएगी। नाम से अंदाजा हो रहा है, एक का नाम क्या है? ब्रोकन लिंक्स। सो 404 एरर से जो लिंक्स जनरेट होते हैं उन्हें हम ब्रोकन लिंक्स भी कहते हैं, ठीक है? डेड लिंक्स भी कहते हैं कि भाई ये काम नहीं करने लगे हुए। सो ब्रोकन लिंक चेकर पे क्लिक करते हैं, बल्कि पहले इस पे क्लिक करते हैं। सबसे ज्यादा अथॉरिटी वाली जो वेबसाइट है ना वो ये वाली है, और ये अगर आप ऑनलाइन बाय करने की कोशिश करो तो ये सबसे एक्सपेंसिव भी यही है, ठीक है? मतलब ये आमतौर पर हम लोग ये बाय नहीं करते इसलिए कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, इसे अलाउ करो। लेकिन इसकी काफी सारी चीजें
फ्री भी हैं। मैंने कहा इसके बहुत सारी, जैसे अभी एक यूटिलिटी हम यूज करने लगे हैं ना, इसके लिए हमें कोई कॉस्ट नहीं करनी पड़ रही, लिमिट होगी, लिमिट भी नहीं है, कुछ चलती रही, भले कुछ टूल्स एंड डिटेल कीवर्ड्स में जाएंगे तो लिमिट होगी, ठीक है। और जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट लिंक पे जाते हैं तो इन डे 50 रिजल्ट्स ले सकते हो आप, ज्यादा हाँ ज़्यादा नहीं आ सकते, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, इस पे आ जाते हैं, यहाँ से कोई वेबसाइट खोल लेते हैं, टिप्स अकेडमी खोल लेते हैं यार। टिप्स अकेडमी की वेबसाइट आ गई है, ये इसे खोले, कोई भी वेबसाइट ले सकते हैं, मैंने वैसे कहा इसको कॉपी कर लेते हैं। चलो इसकी यूआरएल को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ लाके पेस्ट कर देता हूँ, चेक। जी कहता है एक लिंक जो है आपकी वेबसाइट पे डू फॉलो वाला ब्रोकन लिंक है। अब देखिए इसमें पता लग गया ना हमें ब्रोकन लिंक आ रहा है कोई, और एक ये वाला है जो ब्रोकन लिंक टू योर साइट 33%, यहाँ पर 3 लिंक्स आ रहे हैं, आए नीचे जरा दिए हुए उसमें, ये लिखा हुआ है 404, देखा है। अब ये 404 कैसा है? ये पहली बात तो ये है कि इनका पेज जो है ना वो शायद वो नहीं है। अभी ये हमारा जो अगला टॉपिक है वो SSL ही है। हाँ, मैं क्या, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना वो यही वाला टॉपिक है SSL का, कि इन्होंने अपनी SSL परचेज नहीं की। ये भी मैं समझाता हूँ कि SSL क्या होती है। फिलहाल इसको मैं एडवांस कर रहा हूँ और फिर मैं इसको प्रोसीड करता हूँ। अब आपने देखा ना ये कितनी रिस्की वेबसाइट है। अब ये क्यों नहीं आया, लिंक तो था शायद, लेकिन क्योंकि वेबसाइट सस्पिशियस थी तो वो उसको उसमें लेकर नहीं जा रहा था, और उसने 2-3 स्टेप्स में लेकर गया और ऊपर लिखा हुआ भी आ गया कि ये वेबसाइट सस्पिशियस है, ठीक है। इस तरीके से अब आपने घर जाकर इसकी प्रैक्टिस करनी है। अभी नंबर ऑफ वेबसाइट्स के लिंक चेक करने हैं, कर लेंगे ना तीनों से। अच्छा, अब अगली चीज देखते हैं क्या है। अभी हम SSL की बात कर रहे थे तो यहीं से देख लेते हैं SSL है तो वहां से मैं खोल लूँ। चलो जी, हाँ, SSL से क्या मुराद है? अच्छा, कुछ वेबसाइट्स हमारे पास HTTP पर है, मतलब आप लिखते हो ना HTTP abc.com, वेबसाइट खुल जाती है, सिंपल। ये तो आम बंदे को भी पता है भाई, किसी ने फाउंडेशन कोर्स किया ऐसी खुलती है। और HTTPS abc.com, फिर भी वेबसाइट खुल जाती है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, हमारी वेबसाइट 2 URL से खुल रही है। पहला URL कौन सा है, HTTP, और दूसरा URL कौन सा है, HTTPS, ठीक है। HTTPS is HTTP with encryption। इसका क्या मतलब है? इसका कहना भाई ये जो HTTPS है ना, ये जो है ना इनक्रिप्टेड है। इनक्रिप्टेड का क्या मतलब है? सेव है, सील है, बंद हुआ है भाई, कोई बंदा इसको देख नहीं सकता, ठीक है। व्हाट्सएप के मैसेजेस की तरह। जी बिल्कुल ऐसे ही है। द डिफरेंस बिटवीन द टू प्रोटोकॉल्स दैट HTTPS uses SSL टू इनक्रिप्ट नॉर्मल HTTP रिक्वेस्ट। इसको ये मिसाल ऐसे ही है जैसे आपको घर में कोई TCS वगैरह आता है, हाँ, तो बिल्कुल सील होता है। तो जैसे ही वो सील होता, आप उसकी सील देखते हैं ना तो आपको गारंटी हो जाती है कि भाई नई चीज़ है। हालांकि बेशक अंदर पुरानी चीज़ ही हो, लेकिन वो बंद होने की वजह से आपको होता है कि भाई आया तो सिक्योर है ना, रास्ते में इसके साथ कुछ मिस हैपन नहीं हुआ, रास्ते में इसका कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है, सिक्योर है। सो हम ये कह रहे हैं कि जब हमारा डाटा ओवर द इंटरनेट ट्रैवल करता है, अब ये जो डाटा ट्रैवल करता है इसका क्या मतलब है? जब हम कहते हैं ना डाटा ट्रैवल करता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई आपकी एक वेबसाइट है जो आपने पहले बनवाई और उसके बाद अपलोड कर दी। अपलोड करने के लिए आपने क्या किया, एक होस्टिंग खरीदी। वो जो आपने होस्टिंग खरीदी, जो आपने स्पेस खरीदी, वहां पर जाकर आपने अपनी वेबसाइट को सेव कर दिया। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारी वेबसाइट जो है वो एक सर्वर पर सेव हुई है। ऐसे ही है ना, मतलब अब हमारी वेबसाइट हमारे कंप्यूटर पे नहीं है बल्कि एक सर्वर पर हुई है, वेब होस्टिंग वालों के सर्वर पर है। अब मुख्तलिफ यूजर्स जो है उस वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं। मतलब एक वेबसाइट मेरी चली तो गई होस्टिंग में, फॉर एग्जांपल मैंने पाकिस्तान से होस्टिंग लिया, मुझे नहीं पता उनका सर्वर सिंगापुर में पड़ा हुआ है, उनका सर्वर कनाडा में पड़ा हुआ, कहीं भी हो सकता है उनका सर्वर, ठीक है। अब एक बंदा लाहौर से उस वेबसाइट को खोलता है तो वो रिक्वेस्ट उधर ही सिंगापुर जाती है, ठीक है। एक बंदा कराची से उसे खोलता है, सिंगापुर जाती है। एक बंदा सिंगापुर से खोलता है, फिर भी सिंगापुर ही जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 एंड्स हो गए, एक को हम कहते हैं सर्वर एंड और एक को हम कहते हैं क्लाइंट एंड। यानी ये जो लोग उसे एक्सेस कर रहे हैं वो क्या है, क्लाइंट एंड है, और जहां पर वो सेव हुई है वो क्या है, वो सर्वर एंड है, ठीक है।
तो अब वो ये कह रहा है कि भाई आपकी वेबसाइट जो सर्वर पे पड़ी हुई है ना, सेव पड़ी है, जब वो क्लाइंट के पास आती है, वो क्लाइंट कोई भी हो सकता है, तो इस चीज को हम बोल रहे हैं कि वेबसाइट आपका डाटा ट्रैवल कर रहा है। यानी सिंगापुर से लाहौर वाले ने खोली तो लाहौर वाले के पास आ गई, सिंगापुर से सिंगापुर वाले ने खोली तो उसके कंप्यूटर पे चली गई, सिंगापुर से कोयटा वाले ने खोली तो उसके कंप्यूटर पे चली। तो ये भी बीच वाला जो रास्ता था, इसको हम क्या कह रहे हैं कि इस रास्ते में डाटा ट्रैवल करने लगा हुआ है। ठीक है, अब वो डाटा ट्रैवल कोई हवाई जहाज पे नहीं कर रहा, आपको भी पता है ना, डाटा ट्रैवल जब कर रहा है तो वायर्स के थ्रू कर रहा है। लेकिन ये वर्चुअल ट्रैवलिंग को भी हम देखते हैं कि इसको भी हम कुछ एड्रेसेस करते हैं ताकि हमें पता लगे। हालांकि ये वर्चुअल है, मतलब इसको हम फिजिकली देख तो नहीं सकते, ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं आपको दिखाऊं कि भाई ये देखें डाटा ट्रैवल कर रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक अभी वो लगी हो, स्विच लगाओ, और कॉलेज वालों का इंटरनेट उस स्विच के थ्रू मेरे पास आ रहा हो, ऐसी है ना, तो डाटा ट्रैवल कर रहा है कि नहीं, उस पर देख तो नहीं सकते ना आपके डाटा कैसे ट्रैवल कर रहा है, लेकिन डाटा तो ट्रैवल कर रहा है। अभी मैं केबल उतारूंगा तो क्या होगा, इंटरनेट बंद हो जाएगा, इसका मतलब है डाटा ट्रैवल करना बंद हो गया। लैपटॉप से, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास ना दो प्रोटोकॉल्स हैं, एक में जब डाटा ट्रैवल करता है तो सिक्योर नहीं होता। अब एक तरीका ये है कि जैसे कोई बंदा माउस खरीदे दराज से, और वो जो राइडर है या दराज वाले हैं ना, इस तरह माउस हाथ में पकड़ें और लाकर आपको दे दें कि जनाब आपका माउस आ गया, तो आप तो नहीं लेंगे ना। लेकिन यही वाला माउस, अगर फॉर एग्जाम्पल यही मेरे घर का ही माउस उसको डब्बे में डालकर दे देंगे वो, तो बाद में आपको पता लगेगा कि ये यूज था, लेकिन उस वक्त तो वो सील ही है, यानी ये डाटा ट्रैवलिंग के दौरान इससे कोई इशू नहीं हुआ। सेम इसी तरह जब आपका डाटा स्टार्ट करता है आना किसी क्लाइंट के पास, तो सर्वर क्या करता है, उसको सील कर देता है रास्ते के लिए। जैसे ही वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचता है तो अनसील हो जाता है। इसको हम बोल रहे हैं कि ये प्रोटेक्टेड डाटा है और ये है HTTPS। लेकिन अगर हम ये कहें कि डाटा जब आता है तो अनसील फॉर्म में ही आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे आ रहा है। और ये किस फॉर्मेट है, ये है HTTP, ये भी आपने देखा भी है, और इसको गूगल ने खुद भी कहा कि भाई ये सस्पिशियस है, कहा ना उसने, अभी आपने देखा सबने कि रेड कलर का आइकॉन आ रहा था ना ऊपर, उसने स्पेशली कहा कि नॉट सिक्योर। अच्छा, अब इधर है, जरा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। अब ये देखें क्या है, इसकी मेन वेबसाइट पर तो सिक्योरिटी इशू मुझे नहीं लग रहा, देखें ये लिखा हुआ है, लेकिन जो इसका सब पेज है ना उसके ऊपर सिक्योरिटी इशू है, टेक्निकल इशू है इनका। ठीक है, अदरवाइज ये है कि जब हम SSL इसका मतलब क्या हुआ, हमें कुछ परचेज करना है, भाई आपने डोमेन परचेज की, सबको कॉन्सेप्ट है ना कि हमने डोमेन परचेज की। डोमेन क्या था, किप्स, बस नाम मिल गया। फिर उन्होंने डाटा भी सेव करना था अपनी वेबसाइट का, तो उन्होंने होस्टिंग परचेज की। अब उन्होंने सिक्योरिटी भी परचेज करनी है तीसरे नंबर पर, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, SSL। अब हम ये कह रहे हैं उन्होंने सिक्योरिटी भी बाय करनी है, यानी डोमेन के अलग पैसे दिए हैं भाई, होस्टिंग के अलग पैसे दिए, सिक्योरिटी के अलग पैसे देने हैं उनको कि भाई हमें सिक्योर भी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल डोमेन भी है, होस्ट भी है, और अगर सिक्योर ही नहीं है तो कोई उठाकर ले गया हमारा तो नुकसान हो जाएगा, डाटा भी जाएगा, पैसे भी जाएंगे, डोमेन परचेज करने के पैसे भी जाएंगे, डोमेन होस्ट करने के पैसे भी जाएंगे, और जो हमारा डाटा जाएगा वो एक अलग है, और वेबसाइट भी डेड हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें क्या करना चाहिए, साथ में SSL भी परचेज करनी है। अब जब आप होस्टिंग प्लान्स में जाएंगे, आप खुद घर जाकर देखिएगा होस्टिंग प्लान्स, जो कॉर्पोरेट प्लान्स होंगे उनके अंदर SSL बिल्ट इन है, यानी वो साथ में फ्री देते हैं आपको, क्योंकि वो एक्सपेंसिव पैकेज होते हैं। मतलब ऐसे आप यूं समझ लो कि ऐसे पैकेज जो अबाउट 16,000 प्लस होंगे ईयरली, उनके अंदर आपको SSL मिल जाएगी। और जो छोटे पैकेज होंगे ना, जैसे एक बंदे एक होस्टिंग खरीदा है, उसको पता है 5,000 6,000 की होस्टिंग मिल रही है, ठीक है, छोटा प्लान है, तो इसमें SSL आपको खरीदनी पड़ेगी। वो तकरीबन 2,500 की मिल जाती है, 3,000 की मिल जाती है, फिर जितने पैसे आप देते जाते हो उतनी सिक्योरिटी आपकी, सिक्योरिटी की लेयर बढ़ती जाती है। तो पता कैसे लग रहा है, इधर से। पहले कैसे पता लगता था, पहले यहीं से लग जाता होता था। ये अभी गूगल क्रोम का नया वर्जन आया, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं। सर वर्जन से याद है, पिछली क्लास में एक था कि आपने कहा नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्या? वो ऑनलाइन चेकर कर रहे थे रोबोट txt फाइल में, जैसे इसमें है कि हाँ, उसको भी देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। वो उन्होंने गूगल ने वो भी रिमूव कर दिया, ठीक है, वो हमने सेकंड टूल से फिर चेक किया, ठीक है। अच्छा, अब पहले ये वाला जो लॉक था ना, ये यहीं पर नजर आ जाता था आपको, पहले ये वाला लॉक इधर ही नजर आ जाता था, लेकिन अब उन्होंने इसको इसके अंदर सिक्योर कर दिया। अब इस तरीके से नजर आ रहा है आपको ये URL, आप इस पर क्लिक करते हो, मेरा ख्याल है मेरी जो स्लाइड होगी ना शायद इसके अंदर
देखो तो वो पुराने वाली तस्वीर नजर आए आपको, बिल्कुल आएगी, ये देखें Yes, sir. आ रही है ना नजर? No. पहले ऐसे मेन पर ही आपको एकदम पता लग जाता है अभी सिक्योर है कि अनसिक्योर है। हाँ, अब आप उसकी प्रॉपर्टी क्लिक करते हो तो अंदर से नजर आता है कि ये सिक्योर है कि सिक्योर नहीं है। लेकिन जो नहीं सिक्योर होगी वो तो आपने देखा ना, उसके साथ ही नॉट सिक्योर लिखा हुआ आ गया, लेकिन लॉक बाय नजर नहीं आ रहा था हमें। ठीक है, आपको पता लग गया मैं क्या बात कर रहा हूँ कि हमें। अब आप ये देखें, ये भी टेक्निकल एसईओ का एक फैक्टर है। क्या? Yes, sir. 404 भी टेक्निकल एसईओ का फैक्टर था। अब एसएसएल भी टेक्निकल एसईओ। अब आप ये नोट कर रहे होंगे कि भाई इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन तो नहीं है, कि है एसईओ एक्सपर्ट वाले ने कुछ करना है इसमें? आपको लग रहा है कि कुछ करना पड़ेगा? नहीं भाई, सिर्फ क्लाइंट को बोलना है कि भाई एसएसएल खरीद लो। उसने एसएसएल खरीदी, एसएसएल अप्लाई हो गई, सिक्योर हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि एक एसईओ का फैक्टर और अप्लाई हो गया। ठीक है, लेकिन अगर एसएसएल नहीं होगी तो आपकी वेबसाइट सिक्योर नहीं है। तो जब आपकी वेबसाइट ही सिक्योर नहीं है, गूगल क्यों रेकमेंड करेगा दूसरों को? ऐसे ही है ना, मिसाल के मुझे पता होगा आपकी यूएसबी में वायरस है, या ना भी पता हो, अगर आपने मुझे कहे सर यूएसबी पे जरा ये वेबसाइट तो कॉपी कर दें, तो मैं कभी भी नहीं लगाऊंगा अपनी लैपटॉप पे। मैं कहूँगा भाई मेरा बहुत इंपॉर्टेंट डाटा पड़ा हुआ है, मैं आपको ना गूगल ड्राइव से भेज दूंगा, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। सो गूगल फिर क्यों करेगा जब गूगल को पता लग गया कि ये सिक्योर है ही नहीं वेबसाइट। देखें एक और चीज़ में रखिएगा, सिक्योरिटी और वायरस ये दोनों अलग-अलग है। वायरस की बात नहीं कर रहे इस वक्त हम, अभी हम वायरस की बात नहीं कर रहे, अभी हम सिक्योर की बात कर रहे हैं। Security. वायरस तो इन्फेक्शन है ना, और सिक्योरिटी का क्या मतलब है कि कोई बंदा चुरा के ले जाएगा। दो अलग अलग बातें। वायरस तो इन्फेक्शन करना है कि भाई आपकी वेबसाइट को इन्फेक्ट किया जा सकता है, लेकिन जब मैं सिक्योरिटी की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी वेबसाइट चुरा के ले जाई जा सकती है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये एसएसएल सिक्योर कर रही है कि कोई बंदा हमारी वेबसाइट को रास्ते में हाईजैक ना कर ले। Encrypt कर रही है. ठीक है, इसलिए हम इसको इनक्रिप्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये तो हमें पता लग गया कि HTTP क्या है और HTTPS क्या है। अच्छा, बीच में एक टर्म हमने इस्तेमाल की थी SSL। SSL स्टैंड्स फॉर सिक्योर सॉकेट लेयर। ठीक है, इज स्टैंडर्ड सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी फॉर एस्टेब्लिशिंग। अब ये देखें, ये जो मैं जो चीज थोड़ी सी बताने लगा हूं ना, ये नेटवर्किंग का टॉपिक है। ओके, और हमें इसकी थ्योरी से कोई खास लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ ये समझना है कि व्हाट इज एसएसएल। लेकिन ये जो चीज़ है, ये कॉन्सेप्ट आपको मैं देने लगा हूँ, और ये प्योरली कॉन्सेप्ट किसका है? ये नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट है, और खास तौर पर ये वर्चुअल नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट है जो अभी आपको मैं दे रहा हूँ। वर्चुअल का क्या मतलब है कि फिजिकली हम इसको नेटवर्किंग में देख नहीं पाएंगे। हाँ, सिक्योर टेक्नोलॉजी फॉर एस्टेब्लिशिंग एन इनक्रिप्टेड लिंक बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट। अब आपको पता लगे ना एसएसएल क्या चीज़ है। Yes, sir. कहता है कि ये करता क्या है कि भाई एक इनक्रिप्टेड लिंक बनाता है, किसके दरमियान? Client. सर्वर के दरमियान और क्लाइंट के। अब क्लाइंट कौन है? Just like no other data. यूजर है, जो यूजर है, और सर्वर कौन है? जहां पर आपकी वेबसाइट होस्ट हुई है। तो कहता है ये एक इनक्रिप्टेड कनेक्शन क्रिएट करता है, लेकिन जैसे ही डाटा क्लाइंट के पास पहुंचता है तो डाटा अनइनक्रिप्ट हो जाता है, यानी कि खुल जाता है और उसको बंदा वो देख लेता है। टिपिकली अ वेब सर्वर एंड ब्राउजर और अ मेल सर्वर एंड अ मेल क्लाइंट। कहते हैं कहां पर अप्लाई होती है? वेब सर्वर पर भी अप्लाई होती है, वेब ब्राउजर पर भी इस्तेमाल होती है, और एक और टर्म इस्तेमाल हुई है, शायद आपने इसका नाम पहले ना सुना हो, जिसे हम बोल रहे हैं मेल क्लाइंट। मेल क्लाइंट का क्या मतलब है? मेल क्लाइंट का मतलब है कि हम आमतौर पर अपनी जीमेल ईमेल जो चेक करते हैं वो जीमेल के ब्राउजर पे चेक करते हैं, या हम अपनी जो ईमेल चेक करते हैं वो हॉटमेल पे चेक करते हैं, या हम अपनी जो ईमेल चेक करते हैं वो याहू पे चेक करते हैं। तो याहू के अंदर जब हम यूज कर रहे होते हैं तो उनका मेल क्लाइंट एप्लीकेशन है। ऐसे ही है ना भाई, mail.google.com करते हो, यूजर नेम पासवर्ड देते हो तो पूरा इंटरफेस आ जाता है ना ईमेल्स का, जहां से आप कंपोज भी कर सकते हो, जहां से आप रीड भी कर सकते हो। तो उनका अपना एक ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर है। सो गूगल आपको कह रहा है कि भाई ये सिक्योरिटी मैं कहां अप्लाई करता हूं? सर्वर पर, क्लाइंट साइड पर, ब्राउजर पर, और ईमेल क्लाइंट एप्लीकेशंस पर। और ईमेल क्लाइंट एप्लीकेशंस कौन से हैं? ईमेल क्लाइंट एप्लीकेशंस में माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ये ईमेल क्लाइंट एप्लीकेशन है। ठीक है, ये इसकी हमें क्या ज़रूरत पड़ती है? ये ईमेल का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हम बाद में देखेंगे कि जो ऑफिशियल ईमेल्स होती हैं हमारी, ठीक है, वो हम यूज़ जो कर रहे होते हैं वो आउटलुक में करते हैं। मिसाल के तौर पर एक मेरी ईमेल है ali@gmail.com। अब ये आपको पता लग रहा होगा कि ये तो मेरा पर्सनल ईमेल है, और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेरा एक ईमेल है ali@najibsolutions.edu.pk या najibsolutions.com या peaksolutions.edu.pk, अब आपको पता लग रहा होगा ये दूसरे ईमेल जो मेरे ऑफिशियल हैं, पर्सनल तो नहीं है। इसका मतलब है ये किसी ना किसी डोमेन के साथ इंटरलिंक हुए हुए हैं। तो इन अकाउंट्स को अब ये जीमेल तो नहीं है ना, तो इसका मतलब है इनके लिए हमें कोई
क्लाइंट ईमेल क्लाइंट एप्लीकेशन की जरूरत है। तो इनको हम कॉन्फ़िगर कहाँ पे करते हैं? इनको हम आउटलुक पे कॉन्फ़िगर करते हैं। वैसे अगर आप देखें तो इसका अपना भी एक होता है, इस जगह पर आपको ईमेल नजर आ रहा होगा, आता है ना? किसी ने कभी देखा है? घर जाके देखिएगा। वो विंडोज 10 का अपना ईमेल है। अब वो जीमेल तो नहीं है, वो मैं ब्राउजर में भी नहीं जा रहा हूँ, इधर जाएंगे और इधर से हम अपने ईमेल को कॉन्फ़िगर कर सकते। आप इधर जाके अपने ईमेल भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हाँ, ये मैंने आज ही किसी क्लाइंट को ये वीडियो बनाकर भेजी है, मैं आप लोगों को भी भेजूंगा। ठीक है, कि अगर आपके पास सर्वर के ईमेल्स हो, देखिए सर्वर के ईमेल्स खुलते कैसे हैं? हर दफा किसी ने सर्वर पर जाना है और सर्वर का जो ईमेल ब्राउजर है वो इतना फ्रेंडली नहीं होता, लोग बहुत डिस्टर्ब होते हैं उसे यूज करते हुए। क्योंकि मुझे अभी यही क्यूरी आई थी कि जनाब वो ईमेल वो बार बार डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो उसके लिए फिर मैंने उन्हें बताया कि आप यहां पर आकर कॉन्फ़िगर कर लो। तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आवाज के बगैर है, वो अभी आपसे शेयर करता हूँ, ग्रुप में मेरे पास पड़ी हुई है कि और इसका आपको क्या फायदा होगा कि आपके मिसाल के तौर पर 5 ईमेल्स हैं, तो आप एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर सारे कॉन्फ़िगर कर लोगे। तो यूं 1 2 3 4 सब नाम आ रहे होंगे, जो सी ईमेल चेक करनी होगी उस पर क्लिक करेंगे, यानी कि एक ही जगह। मिसाल के मेरे 5 जीमेल है, या ये भी जरूरी नहीं जीमेल हो, एक मेरा हॉटमेल है, एक मेरा जीमेल है, एक मेरा याहू का है। अब 3 अलग अलग मेल्स है ना, इसका तो मतलब तीनों को अलग अलग खोलोगे, तो यहां पर आकर आप तीनों को इकट्ठा कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। चलिए जी वापस आ जाए ताकि हम टॉपिक से हटे ना। जी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एसएसएल सर्टिफिकेट? ये मैंने आपको बता दिया क्या है इसका, कि भाई एसएसएल सर्टिफिकेट है क्या, कि एक सर्टिफिकेट इशू करता है वो, और वो सर्टिफिकेट जाकर देता किसको है? मतलब सर्टिफिकेट इशू कौन करता है? सर्वर। और देता किसको है जाकर सर्टिफिकेट? क्लाइंट को देता है कि ये था आपका सर्टिफिकेट। जैसे उसको सर्टिफिकेट मिलता है, साथ ही आपकी वेबसाइट ओपन हो जाती है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि टेक्निकल काम है जो वो करने लगा हुआ है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन HTTP एंड HTTPS? यही बता रहा हूं इतनी देर से। ठीक है, HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और वो क्या है? सिक्योर है, बस इतना फर्क है उसमें। HTTP वर्क्स एट एप्लीकेशन लेयर। अब ये एक और नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट आ गया। नेटवर्किंग में एक वर्चुअल लेयर मॉडल होता है, फिजिकल नहीं होता, वर्चुअल लेयर मॉडल होता है, जिसमें हम बता रहे होते हैं, जैसे कोई रोड मैप बनाते हैं किसी चीज का, तो उसमें बताते हैं ना कि भाई इस तरह होगा ये काम। तो एक वर्चुअल लेयर मॉडल है जिसमें हम बताते हैं कि डाटा ट्रैवल कैसे करता है, किस किस स्टेज पे ट्रैवल करता है। ठीक है, उसको बोलते हैं नेटवर्किंग का लेयर मॉडल है। कहता है भाई ये जो HTTP है ये किस लेयर पे काम करती है? एप्लीकेशन लेयर पे। ठीक है, मतलब उस लेयर मॉडल में, मॉडल्स में लेयर्स की टाइप्स होती हैं, और उनमें से एक लेयर की टाइप कौन सी होती है? एप्लीकेशन लेयर, और एक होती है ट्रांसपोर्ट लेयर। नाम से अंदाजा हो रहा है एप्लीकेशन का क्या मतलब है, जहां पर कुछ इस्तेमाल हो रहा हो, भाई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन है, यूज करते हो ना। और ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पर भाई घर की शिफ्टिंग किया, फ्रिज लेकर जा रहे हैं, रास्ते में यूज तो नहीं कर सकते ना, ट्रांसपोर्टेशन मोड में है वो, उस वक्त पैक किया हुआ है आपने उसको। तो वो ये कह रहा है कि ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर। अब हम ये कहें कि अगर हम ये कहेंगे डाटा लीकेज हो रही है, तो कौन सी लेयर ज्यादा सेफ है? ट्रांसपोर्ट सेफ है ना भाई, उसमें तो यूज ही नहीं कर सकता, किसी को नजर ही नहीं आ रही, सील हुई हुई है। लेकिन जो एप्लीकेशन लेयर है वो तो यूजर मोड है, उसे तो कोई बंदा इस्तेमाल कर रहा है। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि भाई ये जो HTTP है ये किस पे काम करता है? एप्लीकेशन लेयर पे, यानी कि यूज हो रही होती है ये। और HTTPS किस पे काम करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है? अच्छा भाई ये नेटवर्किंग के टॉपिक्स है, समझ में ना भी आए तो कोई मसला नहीं है। हमारा काम क्या था? SSL परचेज करना। समझ ना आना चाहिए, वैसे तो समझ आना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर ना समझ में आए तो टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, क्योंकि ये नेटवर्किंग की कुछ बातें हम कर रहे हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? अच्छा, पोर्ट, ये भी वर्चुअल पोर्ट है। अब मिसाल के तौर पर जैसे आपके पास लैपटॉप है, लैपटॉप के ऊपर कितनी सारी पोर्ट्स लगी हुई हैं ना, सबको पता है, तो मेरा ख्याल है भाई कहीं पर आप माउस लगा रहे हो, कहीं पर आप, ये मैंने अभी केबल भी लगाई है। ठीक है, इवन ये जहां पर पावर लगाई है ये भी कोई पोर्ट ही है, और भी पोर्ट्स हैं बहुत सारी, साउंड कार्ड की भी एक पोर्ट है, VGA की अलग पोर्ट है। इसी तरह यहां पर हमारे पास जो पोर्ट्स हैं उनको हम बोलते हैं वर्चुअल पोर्ट्स। ठीक है, वर्चुअल पोर्ट्स का क्या मतलब है कि फिजिकली हम इन्हें देख तो नहीं सकते, लेकिन उन पोर्ट्स को नेटवर्किंग यूज करती है। तो वो ये कहता है कि भाई ये जो HTTP है ये किस पोर्ट पे काम करता है? 80 पे। ये पोर्ट्स की भी एक लिस्ट है पूरी, नेटवर्किंग करें हम तो। लेकिन अभी आपके लिए मुख्तसर इतना सा कि 80 की जो पोर्ट होती है वो सिक्योर नहीं होती। इंटरनेट बंद हो जाए तो क्या करते हो? प्रॉक्सी लगाते हो ना, चल पड़ता है। प्रॉक्सी लगा के किसी की ईमेल चेक कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, ये किसी की ईमेल ये तो नहीं कर सकते प्रॉक्सी लगाए और मेरा जीमेल खोल लें,
इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन प्रॉक्सी लगाकर याहू पे तो जा ही सकते हैं, प्रॉक्सी लगाकर फेसबुक भी खोल सकते हैं, मगर प्रॉक्सी लगाकर फेसबुक पे मेरा अकाउंट तो नहीं खोल सकते। नहीं हो सकता। इसलिए कह रहा है जनाब ये जो HTTP है ये पोर्ट 80 पे काम करती है, ये सिक्योर नहीं होती, और जो HTTPS है ये 443 पोर्ट पे काम करती है और ये सिक्योर होती है। जैसे पोर्ट समंदर पे जिस तरह पोर्ट नहीं समुंदर को ना करें आप कंप्यूटर को ले लो। नहीं मैं कहा कंप्यूटर को ले लो ना, आप अपने कंप्यूटर की बैक साइड पे देखो कितनी पोर्ट्स लगी हुई हैं, लगी है ना, आप समझोगे वो फिजिकल पोर्ट है। और अब हम कौन सी पोर्ट की बात कर रहे हैं? वर्चुअल पोर्ट, जो कि हम देख नहीं सकते, ठीक है। अच्छा उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ आ गया, नो इनक्रिप्शन इज प्रेजेंट इन एच, ये तो हमने पढ़ लिया अभी कि भाई ये इनक्रिप्टेड नहीं होती और वो इनक्रिप्टेड होती है। तो ये क्रॉस कंपैरिजन हो गया HTTP वर्सेस HTTPS, ठीक है। हमारा जो कंसर्न ये देखें, ये नॉट सिक्योर वाली इस तरह नजर आ रही होगी, जो अभी देखी हुई आपने, ऐसी नजर आ रही थी ना आपको। तो ये होगी दो चीजें हमारे पास। अब आ जाते हैं जरा अगली पे जी, रीडायरेक्ट्स। रीडायरेक्ट नाम से अंदाजा हो रहा है, क्या अंदाजा हो रहा है? एक जगह से दूसरी जगह लेकर। मिसाल के तौर पर इसकी मिसाल ऐसे है जैसे मैं कहूं भाई आप लिखो www.geo.tv, लिख के एंटर करो तो ARY की वेबसाइट खुल जाए। इसका मतलब क्या होगा? रीडायरेक्ट लगा हुआ है। ये रीडायरेक्ट जियो वाले तो नहीं लगाएंगे ना, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, हाँ मैंने कोई एग्जांपल दी कि भाई हम वेबसाइट लिखें और वो शिफ्ट करके दूसरे पर चली जाए, ठीक है। ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया कि रीडायरेक्ट। अ रीडायरेक्ट इज अ वे टू सेंड बोथ यूजर्स एंड सर्च इंजन्स टू डिफरेंट URL। कहता भाई एक तरीका है जिससे हम यूजर्स को और सर्च इंजन्स को दूसरी जगह पर भेज देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक फिजिकल टाइप का रीडायरेक्ट है। अगर हम याद करें ना, थोड़े दिन पहले हम लोगों ने एक रीडायरेक्ट और पढ़ा था, कुछ दिन पहले एक रीडायरेक्ट पढ़ा था। शॉर्ट लिंक जो शेयरिंग करते हैं किसी भी पेज पे, नहीं जरा कुछ याद करें कौन सा था वाला, मतलब जिसका काम यही हो। अब आपको ये पता लगे ना ये रीडायरेक्ट कर रहे हैं हम, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं। ऐसी कौन सी चीज पड़ी थी जो एक जगह से दूसरी जगह से हाइपर लिंक नहीं, वो तो लिंक है ना, वो तो लिंक है। कोई ऐसी चीज हमने पढ़ी है जो आप लोगों को सब और शाबाश सही है। मैं सपोज कर रहा हूं कि आप सब गलत बताएंगे, ठीक है, लेकिन जब मैं बताऊंगा तो आपको याद रहेगा, इसलिए मैं पूछ रहा हूं जी। और मुझे कोई गारंटी नहीं है कि आप सही बताएंगे ना, मैं सही सुनना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ चाह रहा हूं कि आप कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट करें। URL लगाया तो उसका HTTPS कोडिंग के अंदर नोटपैड के ऊपर GeoTV के जो है जैसे URL लगाया था हमने, ये तो अभी लगाना है, वो कब लगाया था? वो तो वैसे ही वो नहीं, वो तो हाइपरलिंक था ना, वो हाइपरलिंक को अलहदा कर दें, ठीक है। हाइपरलिंक रीडायरेक्ट नहीं था, वो तो फॉलो करता था ना किसी एक एड्रेस को। सोचें जरा, कुछ दिन पहले कोई ऐसी चीज पड़ी हो जो कि किसी चीज को घुमा के कहीं और लेकर जा रही हो। हाँ बोलिए, नाम बोले ना आप लोग उसका। नहीं बिटली तो हमने URL शॉर्टनर यूज किया था। देखें वो हम क्राउलर को कुछ नहीं कह रहे इसमें, वो तो URL शॉर्टनर था। और आप लोग पहुंच गए मेरे पास। अभी किसी ने मुझे कहा कि डुप्लीकेट वाला, हाँ क्या था वो, क्या डुप्लीकेट वाला था क्या? कैनोनिकल टैब। बस ये मैं आपके मुंह से खिलवाना चाह रहा था। कैनोनिकल जो है ना वो फिजिकल रीडायरेक्ट नहीं है, कैनोनिकल जो है वो वर्चुअल रीडायरेक्ट है। कैनोनिकल में क्या होता है? कैनोनिकल में ये होता है कि भाई आपने उसे मना कर दिया कि भाई इस वेबसाइट पर आया, वो क्या करने आया? क्राउड यूजर्स की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं करते थे ना कैनोनिकल में। कैनोनिकल में हम सिर्फ किसकी बात कर रहे थे? बोट की बात करते थे, क्राउलर की बात करते थे। तो हमने कहा भाई क्राउलर जैसे ही अबाउट अस पर आया तो हमने कहा भाई इसके अंदर ये कंटेंट डुप्लीकेट है, वापस चले जाओ होम पेज पर। उसमें यूजर्स को तो नहीं मना किया हमने, मतलब जो यूजर अबाउट अस का पेज पढ़ रहा है वो तो रहेगा उस पर, लेकिन कौन जा रहा है वहां से? सिर्फ क्राउलर जा रहा है, यानी कि सर्च इंजन को हम मैसेज दे रहे हैं कि भाई इधर से तुमने उधर मूव कर जाना है। सो जो कैनोनिकल है इज कॉल्ड वर्चुअल रीडायरेक्ट। कैनोनिकल को हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल रीडायरेक्ट, क्योंकि उसमें दोनों मूव नहीं करते। मगर जो फिजिकल रीडायरेक्ट है इसमें क्या होता है? क्राउलर भी मूव करता है और क्राउलर भी मूव करता है, यूजर भी मूव करता है। यानी एक बंदा, आपने कोई वेबसाइट खोली है, जियो खोला, तो आप कहां चले गए? ARY पे। तो इसका मतलब दोनों ही मूव कर रहे हैं ना, कोई भी नहीं रुका उस वेबसाइट के ऊपर। लेकिन जब हम कैनोनिकल यूज कर रहे थे तो हमने कहा था भाई ये डुप्लीकेट पेज है, इस पे ना रहो, कहीं और चले जाओ।
लेकिन जो यूजर ने लिखा वो वहीं पे रहा, सिर्फ और सिर्फ हमने किसको मूव कराया, क्राउलर को मूव कराया। तो हम कैनोनिकल को वर्चुअल रीडायरेक्ट कहते हैं, और जो डायरेक्ट हम वेबसाइट को लेकर जा रहे होते हैं इसको हम फिजिकल रीडायरेक्ट बोलते हैं। यानी कि जो रीडायरेक्ट्स हैं ये क्या हैं, फिजिकल रीडायरेक्ट्स हैं। अब आ जाए जरा नीचे जी, कितने हैं ये हमारे पास? दो तरह के रीडायरेक्ट्स हैं जो हमसे कंसर्न है। वैसे रीडायरेक्ट्स बहुत सारे होंगे, 404 भी रीडायरेक्ट है कि नहीं है? रीडायरेक्ट ही है ना, वो भी तो एक दूसरे पेज पे लेकर जा रहा है आपको, एक और पेज पे लेकर जा रहा है ना, जो कि पेज है ही नहीं। मतलब पेज यूजर वाला नहीं था तो वो एक और पेज पर ले गया, तो वो इंफॉर्मेशन किसने दी है? गूगल ने कहा कि भाई ये खोलना है आप तुमने। यानी रीडायरेक्ट्स और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमसे जो रिलेट कर रहे थे ना वो ये तीन थे। एक 404 पढ़ा हमने, एक 301 और एक 302। अच्छा, 301 और 302। 301 जो है ये परमानेंट है, ठीक है? ये कैसा रीडायरेक्ट है जी? परमानेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ? 302 क्या होगा? टेम्परेरी रीडायरेक्ट। एक परमानेंट रीडायरेक्ट, एक टेम्परेरी रीडायरेक्ट। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं भाई पीक सॉल्यूशंस वाले अपना ये वाला कैंपस बंद कर दिया, जोहर टाउन में चले गए, परमानेंट रीडायरेक्ट हो गया। फिर हमने कहा कि भाई इस कैंपस में मेंटेनेंस हो रही है, साथ वाली बिल्डिंग में शिफ्ट हो गए 1 महीने के लिए, जैसे ही मेंटेनेंस कंप्लीट हुई वापस यहाँ पर शिफ्ट हो गए। ये कौन सा है? ये टेम्परेरी है। अब गूगल भी यही कह रहा है, कहता है कि भाई अगर तो आपने अपनी वेबसाइट को परमानेंटली कहीं पर रीडायरेक्ट करवाना है तो आप कौन सा रीडायरेक्ट लगाओ? 301। और अगर आपने टेम्परेरी करवाना है 302 जी। अच्छा, अब हमें एक दो चीजें समझनी है, ये क्यों लगाना है, कब लगाना है। पहली चीज क्या है? पहली चीज तो यह है कि भाई आपका यूआरएल चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया? मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मेरा एक क्लाइंट था, उसने बिजनेस शुरू किया हुआ था 70s में, उसकी कंपनी का कोई खास नाम चल रहा था ABC इंजीनियरिंग या abc.com, ठीक है? फिर बहुत साल 20-30 सालों के बाद उसके बच्चे जवान हुए, उन्होंने कहा भाई उनको नाम नहीं पसंद आया, उन्होंने कहा भाई कोई और नाम कर लेते हैं, तो उन्होंने कोई और नाम रख लिया फैंसी सा अपनी कंपनी का। अब क्या वो पुरानी चीज़ को ख़त्म कर दे कि उसको भी चलने दे? उसको तो चलने देगा, लेकिन उसको क्या करेगा? रीडायरेक्ट कर देगा कि भाई जैसे ही कोई बंदा वो वाला नाम लिखे तो कहाँ पर मूव कर जाए? नए वाले नाम पर, ठीक है? एक पर्पस। अच्छा, दूसरा पर्पस क्या है? दूसरा पर्पस ये है कि भाई जब आपने वेबसाइट बनवाई तो आपने HTTP के साथ बनवाई, सिक्योर है कि नहीं सिक्योर? नहीं सिक्योर, नॉन सिक्योर है ना, सिक्योर नहीं है। उसके बाद आपने महीने के बाद, साल के बाद, 2 साल के बाद, 4 साल के बाद, कब भी आपने HTTPS SSL परचेज कर ली। अब क्या हुआ? अब वेबसाइट सिक्योर हो गई। अब आप पुरानी वेबसाइट खोलना चाहेंगे, भाई अब तो 2 वर्जन हो गए ना वेबसाइट के, एक कौन से वाला है? HTTP, एक कौन से वाला है? HTTP है। अब हम ये कहेंगे कि जब कोई बंदा HTTP भी खोले तो HTTPS को ही खोलो। ये हैं 2 पर्पसेस रीडायरेक्ट के, ठीक है? अच्छा, URL has been moved permanently to another URL. 301 redirect passes between 90 to 99% of link equity. Link equity का मतलब SEO की पावर। All type of SEO, on-site SEO, technical SEO, ऑफ-साइट SEO, जितनी भी SEO है पूरी की पूरी SEO की पावर भी साथ में शिफ्ट हो जाएगी। किसके साथ? 301। इसका मतलब ये होगा कि परेशान नहीं होना कि भाई 6 महीने, 1 साल, 2 साल तक आप वेबसाइट की SEO करवाते रहे और उसके बाद आपने जब उसको चेंज कर दिया वो तो एक नए URL पर चली गई, तो क्या इससे SEO भी खत्म हो जाएगी? नई SEO करवानी पड़ेगी? नो, SEO साथ मूव करेंगे, ठीक है? यानी जो सबसे बड़ा ओनली 1% आउट ऑफ 100, ओनली 1% चांसेस हैं कि कोई थोड़ा सा हिस्सा उसका ना मूव करे जो आपको अपडेट करना पड़े। तो 1% तो कुछ भी नहीं होता, 100 में से 1% की तो कोई वर्थ नहीं है, ठीक है? सर 302 में जैसे सारा कुछ मूव नहीं, 302 पे आएंगे तो बात करेंगे। नहीं आए नहीं अभी, अब इसको पहले कर लेना, फिर ये रह जाएगा, इसका कॉन्सेप्ट वीक रह जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब यानी इसमें आपकी सारी की सारी SEO भी मूव हो जाएगी, वेबसाइट का URL भी चेंज हो जाएगा। आपको टेंशन नहीं है कि भाई वेबसाइट खरीदी थी आज से 2 साल पहले और SEO करवाई आज से 6 महीने पहले। अब आप बड़े खुश हैं कि SEO तो बड़ी अच्छी चल रही है, लेकिन जैसे ही आपने उसको 301 लगाया तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि भाई ये तो एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस पे जा रही है, तो ऐसा ना हो कि मेरी SEO भी खत्म हो जाए और मुझे नए सिरे से SEO करवानी पड़े। नो, ऐसा नहीं है, आपको नए सिरे से SEO करवाने की जरूरत नहीं है, वही SEO चलेगी साथ आपके। यानी आपकी रैंकिंग
हर्ट नहीं होगी। आप 301 यूज करने से पहले जहां रैंक कर रहे थे वहीं पे ही आप रैंक करोगे। नंबर 2, अब दूसरी बात कर लेते हैं। एग्जांपल्स दी हुई है मैंने जो अभी दिए आपको कि एग्जांपल 1 लिखेगा तो एग्जांपल 2 पे आ जाएगा। फिर ये दूसरा कौन सा है, HTTP से HTTPS पे माइग्रेट करने के लिए इसकी वीडियो मैं आपको भेजूंगा, क्योंकि ये वाला काम अब ये होगा कैसे। अगला क्वेश्चन तो ये है ना कि ये होगा कैसे, इसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है। ये कैसे होगा, ये भी सी पैनल से होगा। जैसे हमने सर्च कंसोल किया था, सी पैनल में गए थे ना, वहां पर फाइल मैनेजर लिखा हुआ आ रहा था, वहां पर बहुत सारे मेन्यूज थे। वहीं पर डोमेन के अंदर, ये वीडियो मैं आपको भेजूंगा, आपको समझ में आ जाएगी। डोमेन के अंदर ऑप्शन होगा रीडायरेक्ट का, उस पर क्लिक करेंगे, वहां पर 301 भी लिखा होगा, 302 भी लिखा होगा। आप अपनी मर्जी से चूज करेंगे कौन सा लगाना चाह रहे हैं, और नीचे वेबसाइट का नया एड्रेस। ये वीडियो आपको पूरी मिलेगी, ठीक है, आज के ग्रुप में मिल जाएगी अभी साथ। अब आगे 302 पर एग्जैक्टली उसका उल्टा हो गया काम, यानी कि 302 में क्या होगा, 302 में भी पहली बात है कि मूवी होगा। नंबर 2, क्या एसईओ मूव करेगी? नो, बिल्कुल एसईओ मूव नहीं करेगी। ये है क्या, ये टेम्परेरी रीडायरेक्ट है। बिल्कुल ऐसे ही होता है ना, वो जैसे कोई दुकान होती है तो उस पर लिखा होता है ना भाई हम आरजी तौर पर शिफ्ट हो गए, दुकान के बाद बैनर लगा होता है और उसके बाद वापस वहां पर आ जाते हैं। सो गूगल ये कह रहा है कि भाई जब कोई काम आरजी तौर पर, टेम्परेरी तौर पर आपने करना होगा तो फिर आप कौन सा लगाओगे, रीडायरेक्ट 302 का। इसमें एसईओ बिल्कुल मूव नहीं होगी। अच्छा, अब रीजन क्या होगा, जैसे 302 लगा रहे हैं, क्या वेबसाइट वो बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही है, किसी तरह की कोई मेंटेनेंस की आपको जरूरत है तो आप इसको रीडायरेक्ट करके किसी और पे ले जाते हैं, ठीक है। कोई ए बी टेस्टिंग करने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक टर्म यूज कर रहा हूँ, ए बी टेस्टिंग। ए बी टेस्टिंग का क्या मतलब होता है? ए बी टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि हम अपनी ही किसी काम के एक वर्जन को दूसरे वर्जन से चेक कर लें। जैसे ये है कि मैंने अभी आपको 1 घंटा पढ़ाया, उसके बाद 6:30 बजे एक और क्लास शुरू होगी और वहां पर भी मैंने यही टॉपिक पढ़ाया। उसके बाद मैंने कहा भाई इन दोनों में से ना मुझे एक टॉपिक जो है ना वो लाइव करना है। फिर मैंने दोनों को सुना और मैंने कहा भाई कौन सा लेक्चर अच्छा है, उनमें से एक को मैंने अपलोड कर दिया, दोनों को नहीं किया। इट इज कॉल्ड ए बी टेस्टिंग। इसको बोलते हैं यानी कि ए को बी के साथ कंपेयर करना, सो इज कॉल्ड ए बी टेस्टिंग। तो कहता है ये काम करने के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 डिफरेंट वर्जन्स को लाइव करके देख सकते हैं कि भाई वो कैसी नजर आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब कई लोग क्या करते हैं, कई लोग ये करते हैं कि ये टेम्परेरी है, अब उन्होंने करना यही सब कुछ है। अब टेम्परेरी में हो क्या रहा है, आपकी एसईओ लूज हो रही है। यही कहा ना मैंने, अगर हम टेम्परेरी कुछ दिन ले गए और आपकी पोजीशन पहले नंबर पर थी और दिन बढ़ते गए तो आप नीचे आते जाएंगे, है क्या, आपकी पोजीशन डाउन होती जाएगी। अब कई लोग क्या करते हैं, कई लोग करते हैं उन्हें चाहिए क्या 302, मगर लगाते क्या हैं 301। अब गूगल क्या करता है, गूगल कहता है भाई मुझे अगर पता लग गया कि आपने ऐसा किया है तो मैं आपको पेनल्टी करूंगा। अब ये इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि भाई आपने लगाया परमानेंट। इस परमानेंट का मतलब तो ये हुआ ना कि भैया परमानेंट आप चेंज नहीं करोगे आप इसको दोबारा से, बस लगा दिया तो लगा दिया। सो आपने लगाया और 10 दिनों के बाद चेंज कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये टेम्परेरी हो गया। हो नहीं, जरूरी नहीं है कि वो आपको पहली ही दफा में पेनल्टी करे, क्योंकि पहली दफा में पेनल्टी वो तब करेगा जब उसको पहली दफा में पता लगेगा। क्योंकि जब हम एआई की बात करते हैं ना तो एआई में हम कहते हैं भाई ये भी बहुत कुछ अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें वीकनेस क्या है, उसमें वीकनेस ये है कि वो 100% एक्यूरेट नहीं है। यानी अगर हम ये समझ रहे होंगे हमने एक ऑटोमेटेड सिस्टम उन्होंने बिठाया हुआ है, ऐसा नहीं होगा कि आप जैसे ही करोगे फौरन पकड़ा जाएगा। उसे पकड़ा जाने में फौरन भी पकड़ा जा सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि साल बाद पता लगे, 6 महीनों के बाद पता लगे, क्योंकि वो एक सिस्टम है जो कि सबके ऊपर चल रहा है। आपकी वेबसाइट उसके काबू में कब आएगी ये तो बात की बात है, लेकिन हमें ये नहीं करना चाहिए, ये अगेंस्ट है, ठीक है। ये ब्लैक हैट एसईओ की कैटेगरी में आएगा। और जब गूगल, ब्लैक हैट का क्या मतलब है कि ऐसी स्ट्रेटेजीज यूज करना जिससे हम देखें ना, हम बचा रहे हैं ना, हम कह रहे हैं हमारी रैंकिंग ड्रॉप ना हो, लेकिन हम बार बार क्या करते हैं, ये काम बार बार करते हैं। हम साल में कुछ 5-6 दफा ये काम करते हैं तो गूगल पकड़ सकते हैं आपको, और उसने पकड़ के पेनल्टी कर दी और उसने अगर आपको ब्लैक हैट कर दिया तो फिर आप समझ लो कि आपकी वेबसाइट किसी काम की नहीं रही, अब ना तो वो कंटेंट ना वो यूआरएल, सब कुछ गया। अब आपको नया यूआरएल भी नया लाना पड़ेगा। अगर आप ब्लैक हैट यूज करते हो तो आपकी वो वाली वेबसाइट अब नहीं कभी भी होगी। मतलब अगर abc.com किसी भी वजह से गूगल के मुताबिक ब्लैक हैट हो गई है, ब्लैक हैट एसईओ, व्हाइट हैट एसईओ,
ब्लैक हैट एसईओ का क्या मतलब है कि गूगल के अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स, फेक स्टैंडर्ड्स, बोट्स के थ्रू हम काम करने लगे हुए हैं। यानी मुझे एक क्लाइंट कहे कि भाई ये मेरी एक वेबसाइट है, इसके ऊपर जो मुझे जो है ना वो 30 दिनों के लिए ट्रैफिक चाहिए 10 मिलियन व्यूज ट्रैफिक। अब ऑर्गेनिकली तो इतनी ट्रैफिक किसी आम वेबसाइट पे तो नहीं आ सकती, तो ऐसे बहुत सारे तरीके होंगे जिसके थ्रू उसकी ट्रैफिक बढ़ाई जा सकती है। लेकिन जब उसकी ट्रैफिक उन तरीकों से बढ़ाई जाएगी तो गूगल को जैसे ही पता लगेगा गूगल उसको ब्लैक हैट करके बंद कर देगा। तो वो फिर हमें ये भी कहता है साथ कि कोई बात नहीं है, महीने के बाद अगर हमारी वेबसाइट बंद भी हो जाएगी तो कोई बात नहीं है, फिर हम नई डोमेन खरीद लेंगे। सो हमें ये जहन में रखना है कि एक जब भी हम कोई फेक मेथड यूज करेंगे तो उससे चीज हमारी बैन होगी। सो अगर हम वाइट हैट एसईओ जो हम पढ़ रहे हैं शुरू से अभी तक, वो सब क्या है, वो सब वाइट हैट एसईओ है। यानी गूगल के जो स्टैंडर्ड्स हम अडॉप्ट कर रहे हैं वो क्या है, वाइट हैट एसईओ है। ठीक है, ऐसे ही है जैसे आप कॉलेज का सर्टिफिकेट लेते हैं पढ़ के भाई, ठीक है, और एक बंदा क्या करता है, दोस्त का सर्टिफिकेट लेता है, ठीक है, उसको जाके फोटोशॉप करता है और एक नया सर्टिफिकेट बना लेता है, तो ये ब्लैक हैट एसईओ है। ठीक है, और जिसने पढ़ के सर्टिफिकेट लिया वो वाइट हैट एसईओ है। ठीक है, चलो आज के लिए काफ़ी है मेरा ख्याल है। अब इंशाल्लाह इसको हम 1-2 लेसन में कंप्लीट करने वाले हैं। ये लिंक जूस क्या होता है यार, इसको देख लो, छोटी सी चीज़ है ये। हाँ, डिस्कस किया पहले कभी कि नहीं लिंक जूस? मैंगो जूस तो डिस्कस किया हुआ है ना, मैंगो जूस का पता है ना सबको, पीने वाला जूस होता है। ये जूस क्या है, लिंक जूस का क्या मतलब है? लिंक जूस का मतलब ये है कि एक वेबसाइट है जिसकी अथॉरिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब हमारी जो वेबसाइट है, वेबसाइट की जो अथॉरिटीज होती है उसका जो स्कोर होता है वो बिटवीन 0 to 100 होता है, और फेसबुक जो है उसकी 30-100 है। हम जब अपनी वेबसाइट मार्केट में लेकर आएंगे तो हमारी वेबसाइट 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी, लेकिन एकदम से वो 100 पे कभी भी नहीं पहुंच रही। हाँ, अच्छी से अच्छी वेबसाइट भी 20-30 पे ही रहेगी आपकी, अनटिल हम कोई स्ट्रैटेजीज चेंज ना करें अपनी, क्योंकि सोशल मीडिया की वेबसाइट है ना, इस वजह से इसका रैंक इतना ज़्यादा अच्छा है। हम क्या करेंगे, हम अपनी वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ाने के लिए लिंक बिल्डिंग करेंगे, दूसरी पॉपुलर वेबसाइट्स पे जाकर अपनी वेबसाइट्स के लिंक लगाएंगे। इससे क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता हमें अथॉरिटी मिलेगी। ऐसे ही एग्जांपल ले लें कि पैकेजेस मॉल में सेल लग गई, और उधर सारी की सारी ब्रांड्स हैं, सब ब्रांड्स ने 50% ऑफ लगाया हुआ है। पीक सोल्यूशन वालों ने कहा कि भाई अब हम क्या करें, सड़क पे बैनर तो लगाते ही हैं, अखबार में इश्तिहार देते ही हैं, फेसबुक पे भी ऐड लग जाता है, तो हम ज़्यादा पॉपुलैरिटी के लिए क्या करते हैं, पीक सोल्यूशन वाले गए उधर ऑफिशियल डील करने उनसे, और उन्होंने कहा कि जनाब ये आपकी ब्रांड है, ये हमारी एक स्टैंडी है, ये हमने आपकी ब्रांड के अंदर लगा देनी है, अंदर रखनी है। ठीक है, अब क्या हो, उस दरवाजे से एक बंदा अंदर आया, वो स्टैंडी भी हो सकती है और वो ये स्क्रीन भी हो सकती है, तो स्क्रीन के ऊपर पीक सोल्यूशन का सारा कुछ चलने लगा हुआ इंट्रोडक्शन। अब आप मुझे बताएं कि वो ब्रांड जो है उसकी बहुत ज़्यादा अथॉरिटी है अपनी, उसकी अथॉरिटी की वजह से आपको लगता है कि पीक सोल्यूशन की अथॉरिटी भी बढ़ेगी थोड़ी सी, कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी ना। मिसाल के तौर पर यही वाले बैनर जो है वो सड़क पे लगा दें और यही वाला बैनर वो किसी ब्रांड के अंदर लगा दें, फर्क है कि नहीं है? सो लिंक जूस का क्या मतलब होता है? लिंक जूस का मतलब ये है कि जब हम किसी अच्छे पेज के ऊपर अपना लिंक लगाते हैं तो उससे जो हमारी अथॉरिटी बढ़ती है। इसका मतलब क्या होता है कि वो लिंक हमें थोड़ा सा अपना जूस हमें दे देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी अपनी अथॉरिटी कम हो रही है। मतलब हमारी स्टैंडी वहां लगाने से उसकी अथॉरिटी में कोई फर्क पड़ा होगा? नहीं पड़ा होगा। मतलब एक स्क्रीन लगाएगा तो भी उसकी अथॉरिटी उतनी रहेगी, अगर उसने सारी की सारी स्क्रीन ही लगा दी उसकी अथॉरिटी में फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ना, उसकी अथॉरिटी उतनी ही रहनी है। तो लिंक जूस का क्या मतलब होता है कि जो उसकी अथॉरिटी वैल्यू होती है वो थोड़ी सी पास करके किसको दे देता है, उस बंदे को दे देता है जिसने अपना लिंक वहां पे लगाया होता है। इसको हमने कैसे डिफाइन किया हुआ है? लिंक जूस इज द टर्म यूज्ड इन एसईओ वर्ल्ड टू रेफर द वैल्यू पास फ्रॉम वन पेज और साइट टू अनदर। एक साइट से दूसरी साइट के ऊपर जो हम अथॉरिटी दे रहे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं जी? लिंक जूस। द वैल्यू इज पास थ्रू हाइपरलिंक्स। अब हमने देखा ये वैल्यू कैसे जाती है? हाइपरलिंक्स के थ्रू। इसीलिए हम ये कहते हैं कि भाई दूसरों की साइट पे जाएं और अपनी वेबसाइट का लिंक लगाएं, लेकिन हम ये देखेंगे कि उनकी वेबसाइट की अथॉरिटी कितनी अच्छी है। समझ में आया लिंक जूस क्या होता है? यानी कि एक्चुअली ये समझ लो कि एक अच्छी वेबसाइट वोट करेगी कि भाई ये वाली वेबसाइट भी ठीक है, इसको भी आप विजिट कर सकते हैं। यही वोट कर रही होती है ना, प्रमोशन है। जैसे साथ में बैंक है तो ये क्या करें, बैंक के अंदर जाकर अपनी एक स्टैंडी रख दें तो बैंक की अथॉरिटी हमें मिलेगी। लेकिन अगर वही वाली फ्लैक्स
वो बैंक पे रखने की बजाय रोड पे रख दें तो रोड की अथॉरिटी मिलेगी हमें, सिर्फ बैंक की अथॉरिटी हमें नहीं मिलेगी। यानी कि बैंक का जो रैंक है, जो बैंक की रैंकिंग है, उसका हमें कोई फायदा नहीं होगा। उसका फायदा हमें अब हम क्या करेंगे, हम लिंक्डइन पे जाकर अपनी पोस्ट लगाएंगे और लिंक लगाएंगे, हम फेसबुक पर जाकर अपनी पोस्ट लगाएंगे और लिंक लगाएंगे। तो अब क्या होगा, फेसबुक की अथॉरिटी हमें मिलेगी ना, तो इससे क्या होगा, हमारी अथॉरिटी भी आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होनी शुरू हो जाएगी। इट इज कॉल्ड लिंक जूस। और ये लिंक जूस एक साइट से दूसरी साइट में भी है और एक वेबसाइट के अंदर एक पेज से दूसरे पेज। जैसे मिसाल के तौर आपका होम पेज जो है उसकी अथॉरिटी बहुत अच्छी है, लेकिन आपका अबाउट अस का पेज की अथॉरिटी अच्छी नहीं है। तो अब हमने क्या किया, होम पेज के ऊपर एक लिंक लगाया, उस पर क्लिक किया तो कहाँ चले गए, उसको लिंक जूस मिल गया, उससे भी लिंक जूस मिल गया। यानी कि दूसरी वेबसाइट से भी लिंक जूस मिलेगा और उसी साइट से भी लिंक जूस